अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात करना चाहूँगा जो ISPR की तरफ से आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में बात हुई है, उसकी प्रेस रिलीज़ आई है। कुछ चीज़ें आपके सामने ज़रा रखते हैं। ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज, शोहदाए पाकिस्तान और उनके अहल खाना को कहा गया कि हम एहतराम की निगाह से देखते हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज का आपस में गहरा ताल्लुक जो कौमी सलामती में मरकज़ी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत थी। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुकात को वही शिरकत वाज़े करती है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफ़वाज को बदनाम करने के मुतरादिफ है। ये सियासी मफादात के हुसूल के लिए किया गया है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरती तफर्रुक़ और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर तावन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसने 9 मई के वाक़े की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। मज़मूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने के ऊपर जोर दिया गया है। इसमें एक चीज़ जो बहुत अहम है कि ये कहा गया है कि अब वक्त आ गया है कि उन मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। तो अब ये बात हो रही है कि सड़क पे जिन्होंने किया वो पकड़े गए, जो लोग इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए, जिन की निशानदेही हो गई। अब जो एडर्स थे और एवेटर्स थे, जो प्लानर्स थे, उनकी बारी है, उनको जो है वो अब कानून की गिरफ्त में आना है। इसका मतलब ये है कि रियासत ने ये फैसला किया है कि ये सिर्फ सड़क पे होने वाला वाक़या नहीं है, इसको कराने वाले कौन लोग हैं उनके ऊपर अब जो है वो हाथ डाला जाएगा। कानून की गिरफ्त में वो आपको अब नजर आएंगे। 14 की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईन पाकिस्तान के तहत हैं, इसको जल्द इंसाफ के कटारे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स नई नहीं है, इससे पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते रहे हैं और ये चला आ रहा है काम। जो अगर वायलेशन करेगा और वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर आएगा या मिलिट्री कोर्ट्स के डोमेन में आएगा तो वो वहाँ जाएगा। उसके लिए फिर ये बहस जो है वो नहीं रह जाएगी कि नहीं मिलिट्री कोर्ट्स कोई स्पेशल काम कर रही हैं, ये पास में भी करती रही हैं और हुकूमतें जो हैं वो इनको एंडोर्स करती रही हैं। ये तमाम मामलात हैं। अब ये कहा गया कि जो शवाहिद जमा किए गए हैं वो नाकाबिले तरदीद हैं, उनको ना ही झुटलाया जा सकता है और ना ही उन्हें बिगाड़ा जा सकता है, उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं की जा सकती। और ये कहा गया है कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेकाम के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब रुकावटें खड़ी करने और इबाहम पैदा करने की कोशिशों को आनी हाथों से निपटा जाएगा। सख्त एक्शन होता अब दिखाई देगा उन लोगों पर जो लोग इन तमाम मामलात में मुआवनत कर रहे थे। मेरा आज के प्रोग्राम का टॉपिक जो है वो था ही सोशल मीडिया से मुताल्लिक और 9 मई के वाक़यात के बाद जो सियासत ने रुख अपना इख्तियार किया है उस पर। सोशल मीडिया एक ऐसा मैदान जंग है जहां सार्फिन को गुमनाम और फेसलेस हमला आवरों का सामना करना पड़ता है। गोश्त ब्रिगेड्स ने तमाम मामलात को घेरे में लिया होता है जो उन्हें इख्तिलाफ राय रखने पर सज़ा देती है। इस जंग में हक़ाइक़ को तकलीफ समझा जाता है और फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा सच से ज़्यादा वसीतर ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है। ख़वातीन की तौहीन और उनको संगीन जराइम की धमकियाँ मामूल बातें हैं। पाकिस्तान में सियासी मफाद के हुसूल के लिए इस अंधी ताकत को सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहचाना और प्रोजेक्ट इमरान खान को अमली जामा पहनाने के लिए अहम किरदार अदा किया गया। हाइपर नेशनलिज्म को फ़रोग़ देकर इस सोशल मीडिया जंगजू ऐसे तैयार किए गए जो सियासी मुखालफिन को करप्ट, गद्दार और नाअहल बनाकर पेश करते हैं। लिबरल्स और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट पर मगरबी एजेंट और कुफ्र के फतवे लगाते हैं। सहाफ़ियों को लिफाफे और दीगर तौहीन आमेज़ अलक़ाबात से नवाजते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, अमरीका जैसी सुपर पावर भी टेक्नोलॉजी के इन मुज़र असरात से महफूज नहीं है। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए इसी ताकत का इस्तेमाल किया और जब दूसरी बार इलेक्शन हार गए
और उनके हामियों ने इंतखाबात चुराने की झूठी खबरों की ज़ेर असल कैपिटल हिल पर हमला किया, जो कि वहाँ पर एक वो बहुत बड़ा सिंबल है, वहाँ पर हमला किया। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जिस तरह यहाँ GHQ के ऊपर अटैक जिस तरीके से किया गया और जिस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को जलाया गया, रेडियो पाकिस्तान पेशावर में जलाया गया, दीगर इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, वहाँ पर कैपिटल हिल के ऊपर जो है वो ट्रंप के हामियों ने ऐसा किया था। आज हमारे साथ इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए एक ऐसे नौजवान हैं जो साफ की सोशल मीडिया एक्टिविज्म के बानियों में से एक हैं। ऑब्वियसली इन्होंने सोशल मीडिया को समझते भी हैं, वक्त गुजारा है, इनसाइडर हैं, इनको पता है चीज़ों का कि किस तरीके से ये चीज़ें ऑपरेट होती हैं। जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिला तो वो मायूस होकर अलग होकर अपनी गलतियों का जो है वो अब ज़ाहिर है कुफारा अदा कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं। हम इनसे अब ज़रा पूछेंगे, जो मेरे आज के मेहमान हैं, सोशल मीडिया पे ये बड़ा नाम है, टीवी के ऊपर आप अब इनके इंटरव्यूज़ देख रहे होंगे कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैसे, क्योंकि ख़ुद भी ये कुछ अरसे से, कुछ सालों से जो है वो साइडलाइन हो गए थे और इस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये तमाम चीज़ें पहले से किस तरह समझ के अलहदा हुए थे और किस मौके पर इनको ऐसा लगा कि इन मामलात का मजीद साथ नहीं दिया जा सकता। मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर फरहान विर्क मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर फरहान विर्क। आप आज बल्कि बड़ा आइडियल डे इस एतबार से है कि पाकिस्तान के अंदर एक आग तो 9 मई को सड़क पर लगी है, लेकिन एक आग सालों से लगी हुई थी जो सोशल मीडिया की सूरत में, जो आपका ब्रेन है, जो आपकी यूथ है, उसको टारगेट करती है। सोशल मीडिया की यूटिलिटी दुनिया में बड़ी डिफरेंट है, ज़ाहिर इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। हमने ये भी देखा है कि बड़े बड़े दुनिया के जर्नलिस्ट जो हैं उनके लाइक्स, फॉलोइंग या रीट्वीट्स इतने नहीं होते जितने पाकिस्तान में एक आम जर्नलिस्ट के भी होते हैं, टू बी ऑनेस्ट विद दिस। लेकिन हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में जितना एक आम जो स्टूडेंट होगा या कोई लड़का होगा या कोई लड़की होगी, उसकी फॉलोइंग जो है वो समटाइम्स या उसकी लाइकिंग इतनी बड़ी होगी कि शायद किसी सेलिब्रिटी की भी ना हो, या फिर वेस्ट में हमने नहीं देखा कि किसी आम बंदे की इतनी ज़्यादा फॉलोइंग हो। और मैं सिर्फ आज आपसे ज़रा ये समझना चाहता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया का सारा मामला है, ये तहरीक इंसाफ ने कैसे पिक किया, कैसे शुरू किया और यहाँ तक पहुँचाया? वालेकुम अस्सलाम। जी आदिल भाई, बेसिकली ये था कि तहरीक इंसाफ की इब्तिदा में जितनी भी सपोर्ट बेस थी वो पाकिस्तान में यूथ थी, जबकि हमें देखने में नज़र आया कि शुरू में जितने ओवरसीज़ इंसाफियंस थे वो भी तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक थे। तो ओवरसीज़ और जो पाकिस्तान की यूथ थी उन सब ने मिलकर ये जो इनके सोशल मीडिया की इब्तिदा है वो 2010 में रखी गई, और ये जो नून लीग का सोशल मीडिया है वो इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो उसकी जो इब्तिदा है 2015-2016 में जाकर की गई। तो इनको स्टार्ट से एक हेड स्टार्ट था कि इन्होंने 2010 से इसको शुरू कर दिया, लेकिन इसका जो प्रॉपर बूम आना शुरू हुआ वो 2013 के इंतखाबात के बाद आना शुरू हुआ, जब एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ ट्विटर में हैशटैग ट्रेंडिंग का। उसमें क्या होता था कि आप कोई भी इनको एक टॉपिक दे देते थे कि आई रिजेक्ट दिस पार्टी बिकॉज, और आप आम सार्फिन को कहते थे कि आप इसके ऊपर ट्वीट करें, तो वो सारे सार्फिन मिलकर एक दूसरे को ट्वीट करते थे, रीट्वीट करते थे, और एक आम सारिफ के लिए इंसेंटिवाइजेशन आ जाती थी कि अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर ट्वीट करूंगा तो मुझे बड़े बड़े अकाउंट्स रीट्वीट करेंगे, तो इसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे या मेरा अकाउंट बड़ा हो जाएगा। उनका इंसेंटिव लाइक, रीट्वीट्स और अकाउंट की फॉलोइंग बन जाता। अब क्या हुआ कि ट्विटर के थ्रू जब ये एक चीज़ बढ़नी शुरू हुई तो ये चीज़ फेसबुक पे भी नज़र आना शुरू हो गई कि फेसबुक पर जो लोग प्रो पीटीआई कंटेंट शेयर करते थे उनका जो लाइक्स थे या शेयर्स थे वो बाकियों की निस्बत ज़्यादा होते थे। लेकिन इसमें जो हालिया एक बूम हमें देखने में नज़र आ रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह मोनेटाइजेशन है, जो कि फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे इंट्रोड्यूस हो चुकी है। अब होता यह है कि यूट्यूब पर अगर आप प्रो पीटीआई कंटेंट लगाएं तो वो जो ओवरसीज़ पीटीआई वाले हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, और उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो एड रेट है उसके मुकाबले में जो ओवरसीज़ के एड रेट हैं वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा हैं। तो क्या होता है कि सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स भी इनको पुश करते हैं और ये लोग ज़्यादा डॉलर्स कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत करते हैं। और देखिए, पैसे कमाना किसी भी सियासी जमात की हिमायत करके मैं नहीं समझता कि अगर आप यूट्यूब पे कमा रहे हैं तो गलत चीज़ है, लेकिन होता यह है कि आपको उसके ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गलत खबरें देनी पड़ती हैं या सेंसेशनलिज्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों के मैंने देखा है कि यूरोप में या वेस्ट में सहाफ़ियों की इतनी फॉलोइंग या इतने रिट्वीट्स जितने यूजुअली पाकिस्तान में होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में टू बी ऑनेस्ट जर्नलिज्म भी इतना सेंसेशनलाइज करता है चीज़ों को। तो जब इनका ये है, क्योंकि मैं तो अभी एक मीडियम की बात कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, हमारा मीडिया है, लेकिन जब सोशल मीडिया पर फॉलोइंग देखते हैं तो वो तो उससे भी ज़्यादा हैरान कुन है कि आपको बोलते हैं। तो क्या इसकी बुनियादी वजह यही है कि आपको डॉलर्स कमाने हैं, पैसा कमाना है, उसके लिए आप कुछ भी कंटेंट दें? देखिए, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 9, 10 और 11 मई को एक रिटायर्ड मेजर साहब थे जिन्होंने इनकी सपोर्ट लेने का फ़ैसला किया। वो लंदन बैठे होते हैं
उन्होंने सिर्फ 3 दिनों में जाली खबरें दे देकर तकरीबन 1 करोड़ रुपए कमाए। हम उनके सोशल ब्लेड पर जब स्टैट्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्होंने एक रोज़ $16,000, 9 मई के दिन, 10 मई को $8,000, 11 मई को $8,000, इतने पैसे वो कमाते रहे। अब मतलब सूरत हाल इस हद तक आ चुकी है कि वो तहरीक इंसाफ के जो एक रहनुमा है शहबाज गिल, उन्होंने भी अमेरिका में जाकर अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। तो सिर्फ यही नहीं कि पहले कोई एक्टिविस्ट यूज़ करते हैं या सहाफ़ी यूज़ करते हैं, अब प्रॉपर सियासतदान भी इसको अपने एक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। और इस मीडियम के ज़रिए वो फिर कोशिश ये करते हैं कि हम जितना ज़्यादा सनसनी फैला सकते हैं वो फैलाएं, लोगों में फेक न्यूज़ फैलाएं, लोगों में डर फैलाएं, लोगों को बताएं कि जी कल ये हो जाएगा, ये गिरफ्तारी हो जाएगी, इसको जहर दे दिया जाएगा, मुल्क के साथ ये हो जाएगा, और ये खबरें दे देकर फिर ये लोगों से ज़्यादा रिएक्शन हासिल करते हैं। ठीक है। सो अब ये तमाम चीज़ें जो होती थी फ्रॉम द डे वन, खान साहब की गाइडेंस में होती थी, इंस्ट्रक्शन पे होती थी कि सोशल मीडिया को एक्टिव करें? और देखिए, बुनियादी तौर पर जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, इसके 2 विंग्स होते हैं। एक इसका ऑफिशियल विंग होता है और एक इसका वॉलंटियर विंग होता है। ऑफिशियल विंग के साथ ये क्या करते हैं कि ऑफिशियल विंग से अपना एक क्लीनर इमेज पोर्ट्रे करते हैं कि आप जब भी इनसे पूछेंगे कि जी सोशल मीडिया पर गालम गलोच कौन करता है, कौन शख्स ये सारे ये बुरे ट्रेंड्स चलाता है साफ़ियों के खिलाफ, तो ये कहते हैं जी हमारी एक ऑफिशियल टीम है, वो बड़ी पाक साफ और हाजी किस्म की टीम है, वो इस तरह के कामों में मुलव्वस नहीं। लेकिन करते क्या है कि इनके बिल्कुल पैरेलल इन्होंने ग्रुप्स बनाए होते हैं। उन ग्रुप्स में ये वॉलंटियर्स को एंगेज रखते हैं। इन वॉलंटियर्स को मैं नहीं समझता कि कोई इनको मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाता है पार्टी की जानिब से। बेसिकली होता ये है कि ऑफिशियल्स ने उनको तरह तरह के लारे लगाए होते हैं कि यार अगर आप ये काम करोगे तो हम आपकी फ़लाँ लीडर के साथ मीटिंग सेट करवा देंगे, आपकी अपनी पार्टी के चेयरमैन के साथ मीटिंग दिलवा देंगे। तो वो जो वॉलंटियर्स हैं वो बेचारे उस जोशो जज्बे में इनके प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं। और फिर वॉलंटियर्स को प्रॉपर कैंपेन्स दी जाती हैं कि आपने इस शख्स को इस तरीके से अटैक करना है। मतलब मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, मैं इसका वाज़े गवाह हूँ, और हमारे बेशुमार वॉलंटियर्स ऐसे हैं जिनको ये लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब कोई ऐसा कोई काम हो जाता है जिस पर शोर उठता है तो फिर ये कहते हैं हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक नहीं, हम इसे इज़हार ला ताल्लुक ही करते हैं। ये जो गालम गलोच ब्रिगेड है, इसकी हिदायत कहाँ से आती है? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल टॉप से आती हैं, और ये जो इनकी ऑफिशियल टीम्स हैं वो भी इनको देती हैं। जो इनकी पार्टी की क़यादत है उसका भी जो पूरा मैकेनिज्म है, इनको ऊपर से हिदायतें आती हैं कि जी आप लोग करें, और फिर ये लोग करते हैं। लेकिन इसमें यह भी हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो एक आम तबका है वो भी चूंकि देखता है कि यार फलां लोग गालियां देकर बड़े प्रमोट होते हैं और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स भी उनको प्रमोट करते हैं, तो वो भी इनके साथ मिल जाते हैं। लेकिन जहाँ तक एक मुनज़्ज़म कैंपेन्स का सवाल उठता है, मेरे ख्याल से मुनज़्ज़म कैंपेन्स में बिल्कुल इनको टॉप से हिदायत मिलती होंगी और मिलती रही हैं, मिलती रही भी हैं और अभी भी मिलती रही होंगी। सो क्या ये कोई कनेक्शन जोड़ा जा सकता है, जुड़ सकता है? अगर जो वाक़यात हुए हैं या जिस तरीके से लोगों को ट्रोल किया गया, मीडिया महफूज नहीं है, जजेस एक फ़ैसला दे दें, अदालतें कोई फ़ैसला दें, अगर फेवर का हो तो ठीक, ना हो तो ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है, ट्रोलिंग, इंस्टीट्यूशंस अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तमाम इन लोगों के ख़िलाफ़ जो थी, इसका भी कोई जोड़ कहीं मिलता है? अच्छा भाई देखें, इस पर यह है कि अगर आप देखें तो आप इनके जो पार्टी चेयरमैन हैं उनकी हालिया 30 दिनों के दौरान उनके बयान देख लें। उनके 30 दिनों में क्या क्या बयान है। उनका एक बयान ये है कि जी फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। फिर उनका एक बयान ये भी है कि ये जो फ़ौज है वो मेरी पार्टी तोड़ रही है। फिर उनका एक बयान ये भी आ जाता है कि जी ये मेरी फ़ौज है। फिर उनका एक बयान ये आ जाता है कि जी मेरे खिलाफ जो भी कर रहा है वो एक ही शख्स करवा रहा है। तो होता ये है कि जो कायद साहब हैं वो ऐसे रैंडम और आर्बिट्ररी किस्म के बयान दे देते हैं जिससे उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स को कोई भी वाज़ेह पैगाम नहीं जाता। मैं आपको बता दूं कि अगर इनके कायद एक दफ़ा कह दें सोशल मीडिया के ऊपर कि सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता 1.5 साल से फ़ौज के खिलाफ ये जो सारी एक मुहिम चल रही है आप इसको बंद कर दें, तो कैसे सोशल मीडिया पर ये मुहिम बंद नहीं होगी? ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। होता ये है कि इन्होंने कोशिश हमेशा यही करते हैं कि हम वैसे हम कराची में देखते थे जब वो अल्ताफ़ हुसैन एक दफ़ा कहते थे शहर बंद कर दो, बंद हो जाता था, कहते थे खोल दो, खोल जाता। इस तरह की कमांड भी आप आदिल भाई देखें, इस पर होता है ये तो जी डिजिटल वर्ल्ड है ना, इस पर कैसे कंट्रोल हो सकता है? इस पर कंट्रोल होता है। बेसिकली होता ये कि इनकी जो ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम वाले हैं उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, नेटवर्किंग की है। बेसिकली ये एक पूरी एक पॉन्जी स्कीम टाइप एक ऑपरेट करता है कि ऊपर से हिदायत आती है, फिर नीचे 4 ग्रुप्स होते हैं, उनके नीचे 8 ग्रुप्स होते हैं, उनके नीचे 16 ग्रुप्स होते हैं, उनके नीचे 32 ग्रुप्स होते हैं। तो वो पूरा एक टॉप से लेकर डाउन तक पैगाम जाता है। अगर ये एक भी दफ़ा ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो मनफी कैंपेन चल रही है इसको बंद कर दें या इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि ये कैंपेन रुक जाएगी। लेकिन ऐसी कोई ऐसा नेटवर्क है कि ऊपर से एक ही मैसेज आए तो वो क्रॉस चला जाएगा? जी बिल्कुल, अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए होते हैं, इन्होंने फेसबुक पे ग्रुप्स बनाए होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स पर जो इनके ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके साथ इन्होंने लोगों को इंगेज किया होता है। इनकी रोजाना स्पेसेस होती हैं, तो ये लोगों को बुनियादी तौर पर अपना एक बयानिया फीड करते रहते हैं। और अगर ये चाहें तो ये इसको रोक भी सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक भी दफ़ा इसको रोकने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 9 मई जैसे वाक़यात हुए।
अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ये ट्रेंड्स जो बने हैं, इसमें पीटीआई के लोग हैं? जी जी। और ये बुनियादी वजह क्या है इस बनाने की? देखिए, बुनियादी तौर पर यह है कि मैंने चूंकि इस जमात में काफ़ी वक्त गुजारा है, मुझे ये लगता है कि जब आपके पास कारकर्दगी दिखाने को कोई ना हो तो आपको फिर इस तरह के बहाने ढूंढने पड़ते हैं। ये जो तहरीक इंसाफ कर रही है, ये कोई ऐसा नहीं कि ये इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि 2017 में जब मियाँ साहब की नहली हुई तब मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया की जानिब से भी ऐसे किया गया। तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हद तक रखकर इसको किया था, ये इसको बिल्कुल एक नेक्स्ट एक्सट्रीम पर ले गए क्योंकि इनके पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। अब वो जो ओवरसीज़ हैं उनको पता है कि जी पाकिस्तान का कानून का हमारे ऊपर इतलाक नहीं होता, तो वो फिर ऐसी ऐसी खबरें बढ़ चढ़ कर गलत खबरें फैलाते रहते हैं कि उनको पकड़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी हमें बिल्कुल ये एक चीज़ देखने में नज़र आ रही है। तो जो ट्रेंडिंग ज़्यादा होती है वो मुल्क से बाहर से हो रही होती है या मुल्क के अंदर? जी, इनकी जो ट्रेंडिंग ज़्यादा हो रही होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ये ओवरसीज़ अकाउंट्स का होता है, और उसके अलावा ये जो पाकिस्तान में अकाउंट्स हैं उनसे भी होता है, लेकिन उसमें क्या करते हैं कि ये अपनी आइडेंटिटीज़ को हाइड कर लेते हैं, ये लोगों को बताते नहीं कि हम कौन। आपका क्या इख्तलाफ हुआ, आपने क्यों छोड़ा? देखिए, इस पर मेरा जो बुनियादी इनसे इख्तलाफ था वो ये था कि 2018 से पहले खान साहब ने हमसे बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि हम मुल्क में मेरिट लेकर आएंगे, लोगों को नौकरियां देंगे, इंसाफ देंगे, मुल्क का लूटा पैसा वापस लेकर आएंगे। मुझे ये बताएं कि हुकूमत में आने के बाद इन्होंने कहां पर मेरिट को फॉलो किया? सबसे बड़ी जो मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई वो तो तब हुई कि जब इन्होंने एक ऐसा शख्स जो कि 8 महीने पहले तहरीक इंसाफ में आया, उसको पाकिस्तान की जो कहा जाता है एक सबसे मजबूत पोजीशन पंजाब का वज़ीर आला वो लगा दिया। और मेरे साथ इत्तेफाक ये हुआ कि जिस दिन वो शख्स वज़ीर आला लगा, मेरी उसी दिन उसके साथ एक मीटिंग थी और मैं उस मीटिंग में बैठा और मीटिंग के आधे घंटे बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि खान साहब ने पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी और वक्त ने साबित किया कि ये चीज़ बिल्कुल वैसी हुई। उसके अलावा अगर हम देखें, इन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की। आप मुझे बताएं कि पंजाब में किधर पुलिस रिफॉर्म्स हुई? आज ये जो पुलिस इनके साथ कर रही है, अगर ये पुलिस रिफॉर्म्स लाए होते तो ये सब कुछ ना होता। अगर ये कोर्ट रिफॉर्म्स लेकर आए होते तो इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम बदला होता। तहरीक इंसाफ के पास ये जो एक मौका था, एक जो ये कहते थे कि जी हम 1 पेज पे हैं, हम मुल्क बदल सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे बेहतर मौका आपने शुरू में देख लिया किसी को नहीं मिला। वो जो रिफॉर्म्स की बात थी वो कहीं नहीं है। देखिए, रिफॉर्म्स और मेरिट डीमेरिट हो चुका है। रिफॉर्म की बात तो ये है कि इन्होंने पहले ही महीने जो उनसे नासिर दुरानी साहब को पहले ही महीने पंजाब में हटा दिया गया था, तो उसके बाद किधर से मुल्क में रिफॉर्म्स आनी थी? अब भी यही सूरत हाल है कि इन्होंने 3 साल 8 महीने हुकूमत की, 4 वजीर खजाना बदले, इन्होंने तकरीबन 8 FBR के चेयरमैन और सेक्रेटरी बदले, 8 IG पंजाब बदले और ये चीफ सेक्रेटरी बदले। इतना कुछ तब्दील करके आज ये किस मुंह के साथ ये कहते हैं पाकिस्तानी कौम को कि जी हमें दोबारा वोट दो? मुझे बताएं कि ये जो मुल्क के लूटे पैसे की बात करते थे, इन्होंने कौन सा मुल्क का लूटा पैसा वापस लेकर आए हैं? हमें सिर्फ कहानियां सुनाते नहीं, और आज भी जब सुनाने को सिर्फ कहानियां, तो हमें कहते हैं कि जी आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर जी प्रोपेगेंडा करें और फौज के खिलाफ बात करें। हम क्यों बात करें? हमने आपको वोट दिया था, हम आपसे हिसाब लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब हुकूमत का खात्मा हुआ और उन्होंने एंटी अमेरिका स्टांस अपना रखा, कम बैक किया उस स्टांस की वजह से, उस अपने नैरेटिव की वजह से, लेकिन फिर भी हमने देखा कि उनके बाद में कुछ कांग्रेस के लोगों से राब्ते हुए, लॉबी फर्म जो है वो उसने हेल्प की, लॉबियस्ट आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पर हमने देखा उनके इस नैरेटिव को भी बाय किया गया, उनकी सपोर्ट मौजूद है। इसकी क्या डायनामिक्स हैं? कैसे लोगों को कन्विंस कर लिया जाता है कि मसलन अगर वो मैगजीन वोटर से जूम कॉल हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो, वो भी बाय किया जाता है, और अगर वो ये कहते हैं कि जी डोनाल्ड लू ने मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, वो भी बाय किया जाता है। डोनाल्ड ब्लूम अगर इनके लोगों से मिलें तो भी बाय किया जाता है, और अगर उनको खिलाफ टर्न करना हो, किसी भी इंटरव्यू में एकदम कह देते हैं की तो थी मेरे खिलाफ, मैं तो बराबरी की बुनियाद पर चाहता हूँ। तो ये दोनों सूरतों में लोग, उनका जो फॉलोवर है वो किस तरह बाय करता है इस तमाम चीज़ को? इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन तो है इनकी, या तो बहुत आर्टिकुलेट, या बहुत आप ये कह लें कि खान साहब बहुत अच्छे जो है मुकर्रर हैं, जिसकी वजह से हर लोग, तमाम लोग उनकी बात मानते हैं। अच्छा भाई, मैं इस पे आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अमेरिका में 2011 में एक बहुत बड़े पादरी थे, उनका नाम था हैरोल्ड कैंपिंग। हैरोल्ड कैंपिंग ने 2011 में ऐलान किया कि मैं पूरी दुनिया में क़यामत आने वाली है, 21 मार्च 2011 को क़यामत आ जाएगी, तो आप लोग अभी से तैयारी कर लें। और उसके जो मानने वाले थे, उन लोगों को उस पर इतना अंधा एतकाद था कि वो 21 मार्च 2011 को वाकई क़यामत का इंतजार करने लगे और वो कहीं छुप गए। यहाँ तक एक 14 साल की बच्ची थी, उसके मुतालिक कहा जाता था कि उसने खुदकुशी कर ली इस खौफ से कि अब क़यामत आ जाएगी। अब 21 मार्च को जब वो दिन आया तो कोई क़यामत नहीं आई। मीडिया वाले उनके फॉलोअर्स के पास गए, उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि जी आप तो क़यामत का वादा करते थे, आपके रहनुमा, तो क़यामत क्यों नहीं आ रही? तो वो कहते हैं कि जी हमारे रहनुमा से हिसाब किताब में गलती हो गई है, वो दोबारा क़यामत आ जाएगी कुछ अर्से बाद। खैर, उन्होंने दोबारा से ऐलान कर दिया कि जी इस दफ़ा अक्टूबर 2011 में क़यामत आएगी।
अब अक्टूबर 2011 को भी वो इंतजार करते रहे, कोई क़यामत नहीं आई। जब मीडिया वाले उन लोगों के पास गए और उन्होंने सवाल किया कि अब तो आपको हिदायत आ चुकी होगी, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे जो रहनुमा ने बयान दिया था वो रूहानी क़यामत के मुतल्लिक था, दुनियावी क़यामत के मुतल्लिक नहीं था। इस चीज़ को साइकोलॉजी की ज़ुबान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है कि जब आपने एक चीज़ के पीछे, एक सोच के पीछे इतना वक्त गुजारा हो, तो अगर वो चीज़ गलत निकले या आपको एहसास हो कि वो चीज़ गलत है, तो आपके जहन के ऊपर एक बड़ा मनफी असर होता है। आप देखिए, एक लड़का है, उसने ज़िंदगी के 15 साल 20 साल एक सियासी जमात का ये सोच कर हिमायत की है कि यार ये लोग हुकूमत में आएंगे तो निज़ाम बदल देंगे, तब्दीली आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि हुकूमत में आकर कोई तब्दीली नहीं आती। अब ये उससे तो फिर ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये तमाम बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। फिर सिर्फ और सिर्फ वायरल करना या फिर ग्रुप्स बनाना या इसकी प्रमोशन करना मसला नहीं है, इसमें फिर इसमें बहुत ज्यादा साइकोलॉजी का रोल आ जाता है। साइकोलॉजिकल ऑप्स भी होते हैं, उसको पूरी प्लानिंग के साथ ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। अब आप अगर आजकल इनका बयानिया चेक करें, आपको इनका बयानिया क्या नजर आता है? पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जी जो हमारा रहनुमा था शेख मुजीब था, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा, पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि ये जितने भी बयानात हैं ये आपके दिमाग में एंग्जाइटी, फियर, इस तरह के एलिमेंट्स पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, आपके दिमाग से डोपामीन रिलीज होती है। आपको पता है दूसरी डोपामीन इसके अलावा कब रिलीज होती है? जब आप सिगरेट नोशी करते हैं, जब आप सिगरेट पीते हैं तब भी आपके दिमाग से डोपामीन रिलीज होती है। तो ये जो डोपामीन है ये आपको वक्ती तौर पर एक लुत्फ देती है और आपको उस चीज़ से जोड़े रखती है। तो इसी तरह ये जो इनके सेंसेशनलिस्ट किस्म के बयानात हैं जिसमें लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं, खौफ दिलाते हैं, उम्मीद नहीं दिलाते, ना उम्मीद करते हैं। अब कल भी इनका बयान है कि जी पाकिस्तान मुकम्मल तबाही की जानिब जा रहे हैं। हालांकि अब आप देखें मुल्क के क्या हालात हैं, बजाय इसके आप कौम को एक उम्मीद का पैगाम दें, आप उनको नाउमीदी का दे रहे हैं, उनको मायूस कर रहे हैं। तो उससे उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके जहनों में वही डोपामीन बार बार आती जा रही है। और अब मसला ये है कि इनको मुस्तकबिल में इससे भी सख्त बयानात देने पड़ेंगे, तब इनकी फॉलोअर्स बेस इनके साथ जुड़ी रहेगी। वो पेन का थ्रेशोल्ड या जो आपको ड्रग का लेवल है वो अब आपका हाई हो चुका है। आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले आपका जो ड्रग का लेवल था वो ये था कि हम आएंगे तो मुल्क में इंसाफ आएगा, मुल्क में उम्मीद आएगी। लेकिन वो क्या हुआ कि अब आप वो लेवल बढ़ाते 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 अब इस लेवल पर आ चुके हैं कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने 9 मई को फौज पर बाकायदा हमले कर दिए। तो अब भी वक्त डिसऑन कर दिया उन्होंने, कहा मेरे लोग ही नहीं। जी, वो इसी तरह ही करते हैं। उन्होंने अपने जितने भी हमेशा वर्कर्स थे उनको हमेशा इसी तरह इस्तेमाल करते हैं और उनको बाद में डिसोन करते हैं। हमने चूंकि सोशल मीडिया पर इनकी कैंपेन्स का स्टाइल देखा है तो हम इस चीज़ के वाज़े गवाह हैं कि ये ऐसा ही होता है। और इन्होंने और अगर आप देखें, वी स्टॉप दिस ऑल, लाइक वी डिडंट सी दैट काइंड ऑफ थिंग इन चाइना, इन मिडिल ईस्ट, इन रशिया। हम क्यों नहीं रोक पा रहे? और ये फॉरेन इंटरवेंशन, ये है रियल फॉरेन इंटरवेंशन थ्रू सोशल मीडिया, बिकॉज ये किसी गवर्नमेंट को थ्रेट नहीं है, ये आपकी किसी इंडस्ट्री को थ्रेट नहीं है, किसी पॉलिटिशियन को थ्रेट नहीं है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को थ्रेट नहीं है, ये पूरे हमारा जो माइंड सेट है उसको थ्रेट है और वो डायरेक्ट थ्रेट है। सो हम क्यों नहीं रोक पा रहे? हम रोक कैसे सकते हैं इस सारे प्रोसेस को कि लोगों का दिमाग जो है वो ये वायलेंस और इन चीज़ों की तरफ ना जाए बल्कि क्रिएटिविटी की तरफ जाए? आदिल भाई देखें, इसके कुछ तो हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस और कुछ हैं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। शॉर्ट टर्म जो इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो तो ये है कि इनके जो पार्टी चेयरमैन साहब हैं वो अब खुद थोड़ा सा कौम की हालत के ऊपर तरस खाएं। पिछले 1-1.5 साल से इन्होंने जो कौम में एक हिजान बर्पा किया हुआ है उसके बाद अब थोड़ा सा वक्फा ले लें और आराम कर लें और कौम के नौजवानों को भी सुकून करने दें। लेकिन इसका जो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो यही है कि चीन और रूस जो से हैं उन्होंने किसी वजह से अमेरिका के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नहीं अपनाया, क्योंकि उनको पता था कि मुस्तकबिल में ये सब चीज़ें हमारे मुल्कों में हो सकती हैं। ये जो चीज़ आज पाकिस्तान में हो रही है ये सिर्फ इधर तो नहीं हुई है, अरब स्प्रिंग के दौरान इराक, शाम, सीरिया, इन सब ममालिक में सोशल मीडिया के थ्रू स्टार्ट हुई थी। तो अब क्या है कि चीन ने भी इससे बचने के लिए उसी दौर में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए, रूस ने उस दौर में इससे बचने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाए, और अमेरिका जो कि आज आज़ादी इज़हार राय का बड़ा चैंपियन बनता है अपने मुल्क में चीन का प्लेटफॉर्म टिकटॉक बैन करवाने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है। जब कांग्रेस में टिकटॉक की हेयरिंग होती है तो अमेरिकी सेंटर्स उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिका में जो टिकटॉक का वर्जन चलता है उसमें जो उनका मरकजी पेज है जिसे फॉर यू पेज कहा जाता है उसमें गाने, नगमे और अमेरिका के लोगों को नाचने गाने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन वो जो वही वर्जन जो कि चीन में चलता है उसमें उसके फॉर यू पेज में नौजवानों को तालीम, तरबियत, मुल्क से मोहब्बत और इस तरह के टॉपिक्स बताए जाते हैं। पाकिस्तान में भी अफसोस के साथ यही हालात आ चुके हैं कि मुझे लगता है कि मौजूदा जो सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स हैं इनके साथ हमारा एग्जिस्ट करना अब वक्त के साथ साथ बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और ज़रूरत इस अमर की है कि अब पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेवलप करे। तो ये जो बॉट्स की बात की जाती है, कोई ये कितनी रियलिस्टिक है? कोई कहता है बॉट्स हैं, कोई कहता है रियल अकाउंट्स हैं। बॉट्स वगैरह थे ना, इनका एक तस्वुर आज से 7-8 साल पहले था। जब अमेरिका में 2016 में ट्रंप की कैंपेन हुई उस दौरान ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी रशिया ने बहुत से बॉट्स क्रिएट करके डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन चलाई।
तो उस दौर में ये जो बॉट्स थे और ये चीज़ें थी, इनका तस्वुर बड़ा आम था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू पूरे उस प्रोसेस को रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। ऐसे एल्गोरिदम्स बनाए जो कि बॉट्स वगैरह को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आज के दौर में अगर कोई बॉट बनाता भी है या कोशिश भी करता है तो वो कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद वो सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, उनके एल्गोरिदम्स ऐसे हैं। तो ये हकीकी नौजवान है, लेकिन इनकी ब्रेन वॉशिंग या मेंटल मैनिपुलेशन इस लेवल पर की जाती है कि ये लोग साइऑप्स का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि ये आपने इंडिया की इन कंट्रीज़ की हमने एग्जांपल दी, आपने इंडिया में भी देखा है। इंडिया में कश्मीर के ऊपर बात नहीं होने देते, वो अपने लोगों को, वहाँ पर कोई इस किस्म की बहस नहीं है। इंडिया में भी तो यही प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं। इंडिया कैसे जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल कर रहा है? इंडिया ने इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी लगाई थी। इंडिया ने बुनियादी तौर पर क्या किया था कि उन्होंने इब्तिदा में इन सब प्लेटफॉर्म्स को दावत दी कि आप आएँ, हमारे पास एक मुल्क है जिसकी 1.5 अरब आबादी है, आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट है, तो आप सारे प्लेटफॉर्म्स आएँ और इधर आकर अपना किरदार अदा करें। अब उन्होंने इब्तिदा में किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर नहीं डाला, तो ट्विटर, गूगल, फेसबुक सब ने इंडिया में अपने अपने ऑफिस खोलने स्टार्ट कर दिए। अब इन्होंने क्या किया कि जब इनको पता चल गया कि इंडिया में वो ऑफिस में लोग बैठ चुके हैं, तो इन्होंने अपनी एजेंसीज के थ्रू उन लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अब ये जो इंडिया में ट्विटर के चीफ हैं, इनके ऊपर कई FIRs हो चुकी हैं, जो ट्विटर का स्टाफ है उसके ऊपर FIRs हो चुकी हैं। तो बुनियादी तौर पर उन्होंने उनके ऑफिस खोलकर उनके पूरे अमले को अपने हिमायत के लिए हाईजैक कर लिया था। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता चलूँ कि 9 मई को जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया बंद था, तो मैंने एक इंडिया के सर्वर के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश की कि मैं देखूँ ट्विटर पे क्या चल रहा है। और मेरे लिए हैरत अंगेज बात यह थी कि पाकिस्तान के 50% से ज़ायद सहाफ़ियों को इंडिया में ब्लॉक किया हुआ था। मुझे उनके हर ट्वीट के आगे नजर आता था कि दिस ट्वीट हैज़ बीन विदहेल्ड इन इंडिया ड्यू टू देयर लॉज। तो इंडिया ने इस कदर सख्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ग्रिप बनाई हुई है। हमारे साथ थोड़ा सा इशू ये हुआ कि हमने, यानी हमारे जर्नलिस्ट जो बात इंडिया के खिलाफ करते हैं वो वहीं पर उनको ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू वहां जा ही नहीं रहा। आपको जब उनकी साइबर वॉर में उन्होंने हमें ब्लॉक किया हुआ, उनकी जो ट्वीट, आपकी जो ट्वीट है उसकी जगह उधर ये लिखा आता है दिस ट्वीट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया ड्यू टू रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस तरह करके उन्होंने वो ट्वीट गायब की होती। और मैं खुद ये चीज़ देखकर हैरान रह गया कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंडिया नहीं जा रहा, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान में मुकम्मल चलता है। उनके तमाम उनका नैरेटिव यहाँ आ रहा है, लेकिन हमारा वहाँ पर जो है मतलब हैरत की बात ये थी कि ऐसे ऐसे अकाउंट्स जिनके 100-150 फॉलोअर्स थे, उनको भी उन्होंने प्रॉपर ब्लॉक किया हुआ था इंडिया में। तो इन अकाउंट्स का मिसयूज़ ना हो या ये प्लेटफॉर्म्स मिसयूज़ ना हो, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, चाहे वो वेस्ट से ही सही? हम देखिए, हमें इस वक्त नंबर 1 तो ये कि अगर हम अपना प्लेटफॉर्म बना लें तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। इसके अलावा फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि हमें इन प्लेटफॉर्म से बात करनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल से हुकूमत इसके ऊपर कोशिश करती रही है, लेकिन अभी तक संजीदगी से इसके ऊपर कोशिश नहीं हुई। लेकिन अब ये मामला कौमी सलामती का बनता जा रहा है, तो इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम इसके ऊपर प्रॉपर एक सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दें या डिजिटल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएं, और वो अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पर इन प्लेटफॉर्म से बात करे, क्योंकि अगर आज हमने ये चीज़ नहीं रोकी तो फिर मुस्तकबिल में ये मजीद खराब हो प्रॉब्लम करेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरहान विर्क, सोशल मीडिया एक्टिव, तहरीक इंसाफ का जो शुरू के लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया उनका शेप किया था, नैरेटिव शेप करने के लिए बनाया था, ये उनमें से एक है। लेकिन अब बता रहे हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से इनके इख्तिलाफात हुए, क्यों ये समझते हैं कि अब सोशल मीडिया का मिसयूज़ इस लेवल पे चला गया और आगे भी बढ़ सकता है, इससे आगे जा सकती है बात, यहाँ रुकेगी नहीं अगर इसको बात करके रोका ना गया, इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी या रेगुलेटरी अथॉरिटी ना बनाई गई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ के। वो बता रहे हैं कि मुआशी तौर पर भी जो है वो रोकने के लिए, IMF प्लान को ख़राब करने के लिए अंदर क्या होता था। एक ब्रेक के बाद उनसे इस पर बात होगी। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले अब तेजी से अपने सियासी मुस्तकबिल का तयन करने लगे हैं। साबिक अरकान में से अब तक सबसे ज्यादा जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हुए हैं या राब्ते में हैं। कुछ दिन पहले मुराद राज की क़यादत में 35 लोगों का एक डेमोक्रेट्स का ग्रुप बना था, लेकिन आज मुराद राज जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल हो गए हैं। नई पार्टी के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर गौर हैं। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ के फ्रंट पर भी किसी पेशरफ्त का इम्कान है, मगर इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है, जिसके लिए IMF प्रोग्राम को लाजमी करार दिया जा रहा है। लेकिन IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान है। पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत और फिर मौजूदा हुकूमत ने IMF की खिलाफ वर्जी की, जिसका नतीजा आज मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से आज अहम इंकशाफ फयाजुल हसन चौहान ने किया है।
जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीडरशिप ने एजेंडे के तहत IMF के साथ बैकआउट किया। उस पर और दीगर सियासी मामलात पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब अपना वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि जो आपने आज बात की है इंतहाई अहमियत की हामिल है। जब से आपने पार्टी छोड़ी है, जो आप इंकशाफात कर रहे हैं, उसमें मेरे नज़दीक ये बात सबसे अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक मईशत से। जो आपने बयान दिया है, क्या उसकी बुनियाद वही सोशल मीडिया पर शौकत तरीन साहब की कॉल है जो तैमूर झगड़ा साहब के साथ गुफ्तगू हो रही थी, या फिर आपके पास कुछ और भी इनसाइड इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पर आप समझते हैं कि ये IMF के प्लान को इंटेंशनली रोका गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल भाई, बात ये है, मैं तो अंदर का आदमी था और मैं हर हफ्ते जूम मीटिंग जो हमारी तर्जुमानों की होती थी या फिजिकली बनी गाला में जब मीटिंग होती थी शुरू में तकरीबन अगस्त सितंबर तक, तो मैं वहाँ मौजूद होता था। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो एक आपने खुद तस्करा किया कि शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की जनाब गुफ्तगू, शौकत तरीन और मोहसिन लवारी की गुफ्तगू, मोहसिन लवारी का इनकार करना एज आ वज़ीर ख़जाना पंजाब, ये सारी चीज़ें। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये जो 9वीं या 10वां प्रोग्राम था IMF का, उसमें PTI ने जब ये इसको अडॉप्ट किया तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। अब होता क्या है, पिछले साल जनवरी फरवरी में 100% क्लियर हो जाता है PTI हुकूमत को और PTI हुकूमत के हेड को कि हमारी हुकूमत जा रही है अदम एतमाद के जरिए से। वो क्या करता है कि वो इंटेंशनली इस IMF के प्रोग्राम को सबूताज कर देता है। 50 रुपए पेट्रोल सस्ता करके अगले 3 महीने के लिए स्टैटिक कर देता है जनाब प्राइसेस पेट्रोल की। अब ये सारी की सारी वायलेशंस थी जो IMF के साथ मुआहिदा हुआ था उसकी। अब जब ये वायलेशन हो गई, साथ ही हुकूमत चली गई, IMF तो अपनी तरफ से उतरी हुई थी, लेकिन इसके पीछे भी एक साजिश थी। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बताऊं, ठीक है आदिल भाई, मैंने एक लफ्ज ना पार्टी हेड की जात, किरदार, इखलाक, उसकी फैमिली, उसकी बीवी, उसके कारोबार, उसकी ऊपर जो करप्शन के स्कैंडल बने हुए हैं या केसेस बने हुए हैं, मैंने एक लफ्ज उसके ऊपर बात नहीं करनी। मैंने पहले दिन से कहा हुआ है, मैंने बात करनी है जहां से मेरी धरती माँ पाकिस्तान को नुकसान होगा, जिन इश्यूज पे उसकी सॉवरेनिटी को नुकसान होगा, उसके मुल्क की जनाब बका और सरबलंदी को नुकसान हुआ। अब उसी को बुनियाद बना के मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, ये प्री प्लान IMF को ये जस्टिफिकेशन दी गई। IMF ने इस जस्टिफिकेशन की बुनियाद पे नई जो हुकूमत आई वो भानुमती का कुंबा था, उनके अंदर सलाहियत कोई नहीं थी, उनकी दिलचस्पी भी कोई नहीं थी, उनकी जहनीत भी नहीं थी, इरादा भी नहीं था, तबीयत भी कोई नहीं थी और सलाहियत भी कोई नहीं थी। उन्होंने अपनी तरफ से जो हैज़र्डली हौज पौज तरीके से चीजों को मैनेज कंट्रोल करने की कोशिश की नहीं हुई, लेकिन IMF ने उन्हें अपनी उंगली पे ऐसा नचाया है पिछले 1.25 साल। डॉलर किधर से किधर पहुंच गया, महंगाई किधर से किधर पहुंची, पाकिस्तान के माइक्रो मेट्रो लेवल के सारे आप उन डिस्कशंस का हिस्सा थे। आप कह रहे हैं, आप इस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं कि उसी में ये प्लानिंग भी होती थी कि IMF के प्लान को अब खराब किया जाए और उसके बाद ताकि अगर कोई चीज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद की जो सूरत हाल थी ज़ाहिर है उसको किसी तरह नाकाम बनाया जाए। मुझे बताइएगा, आपने ये भी कहा कि चेयरमैन लेवल से फौज के खिलाफ बात करने की हिदायत मिलती थी, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? मैं तो पिछले साल जून के महीने में ना, मैंने जून के मिड में या 10 या 12 जून के राउंड अबाउट मैंने खान साहब को मैसेज करके एक समझाया था कि खान साहब खुदा का वास्ता है, ये जिस ट्रैक पे आप चढ़ गए हैं ये अजीबोगरीब माहौल बना हुआ था। तो मैंने तो समझाने की कोशिश की, मैंने कहा यार आप इनको छोड़े, आप शहबाज शरीफ को टारगेट करें, आप बिलावल जरदारी को टारगेट करें, आप पीपल्स पार्टी को, नून लीग को टारगेट करें, आप फजलुर रहमान को टारगेट करें, आप इस PDM की हुकूमत को टारगेट करें, आप पॉलिटिकल वॉर करें, पॉलिटिकल मूव क्या करें। रिस्पांस था? मैंने एग्जांपल दी, कोई रिस्पांस नहीं था। रिस्पांस हुआ कि मुझे कमेटी से फारिग कर दिया गया। एक साल उसके बाद आपके पास क्या कोई मैसेज, चैट, ऑडियो पैगाम, कोई इंस्ट्रक्शन है ऐसी जो आपको कहते थे? क्या आदिल भाई, जो एजेंसी है ना इस मुल्क की, सिविल और मिलिट्री दोनों, एक एक चीज उनके पास है, एक एक चीज। आप यकीन जाने, हम तो पूरी वफा के साथ इस 1.25 साल में, ठीक है एक ऑफिशियली रिलेशनशिप जो है वो अदारों के साथ हर पॉलिटिशियन का होता है, हमारा भी पिछले 22, 23, 24 साल से ऑफिशियली भी था, पार्टी के अंदर एक मिनिस्टर की हैसियत से भी। लेकिन आप यकीन जाने, जिस दिन पिछले साल आई थिंक सो के जून जुलाई में ही पार्टी हेड ने एक पॉलिसी कोई एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता नहीं करेगा, ना इंडिविजुअली
ना पार्टी की बेस पे ना जात की बेस पे। हाँ, ये इंस्ट्रक्शंस आई थी। और जनाब आपका गिरफ्तारी तक मजाल है जो किसी से कोई राब्ता, कोई आना, कोई जाना, कोई मिलना, कोई मिलाना, लेकिन जितने मशीर इन्होंने बनाए हुए थे, आज ये भी आप ब्रेकिंग सुन रहे हैं, हाँ, जितने मशीर से करीबी थी, जिनको अपने सीने से लगाया हुआ था पार्टी हेड ने, हाँ, वो तकरीबन सारे के सारे जनाब रिपोर्टिंग करते थे। मसलन सारे के सारे रिपोर्टिंग करते थे, सारे यार, मुसर्रत चीमा, फवाद चौधरी, सारे के सारे। मुसर्रत चीमा और फवाद चौधरी क्लोज थे, ये भी रिपोर्टिंग करते थे। एक आलमी सतह पे बैरूनी, इंडिजीनियस, एक्सजीनियस, इंटरनल, एक्सटर्नल, सारे एक साजिश चल रही थी। उस साजिश के तहत एक फैशन बन गया था फौज के खिलाफ बोलना, एक फैशन बन गया था फौज को गाली देना, एक फैशन बन गया था आर्मी चीफ को बुरा भला कहना, ठीक है, एक फैशन बना दिया गया था आईएसआई चीफ को बुरा भला कहना, एक फैशन बना दिया गया था ना उसको। तो ये खान साहब की हिदायत के मुताबिक होता था ऑब्वियसली यार आदिल भाई। ठीक है, अच्छा आप जरा मुझे, मैं जरा चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता हूँ ना, मुझे जरा आपकी जो वक्त आपका गुजरा है, क्लोज रहे, बड़े तगड़े तरीके से आप पार्टी को डिफेंड करते थे और आपने कहा कि मेरी खैर खबर ही नहीं ली, मुझे इस हाल में छोड़ दिया, मेरे घर मेरा जो हाल हुआ पूछा नहीं मुझे, और जो पार्टी यहाँ पर पहुँचा दी। मुझे ये बताएं कि ये जो सोशल मीडिया मुखालिफ ट्रेंड्स बनते थे, इसका मास्टरमाइंड कौन है सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाने का, और ये क्या नेटवर्क था? आपने इस पर भी कुछ बात की है। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ बताई, क्योंकि बुनियादी तबाही और बर्बादी इसी सोशल मीडिया का जो दज्जाली टूल है, इसको यूज़ किया गया है। इसमें जनाब आपका जबरान इलियास अमेरिका बैठा हुआ है, इंतहाई मशकूक पर्सनैलिटी। इमरान गजाली अमेरिका बैठा हुआ है, इंतहाई मशकूक पर्सनैलिटी। असलान खालिद, अजहर मशवानी, अब अजहर मशवानी बेचारा 30,000 की तनख्वाह पे आज से 5 साल पहले गवर्नर हाउस में आया था। वो बेचारे लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक है, उसको अहमियत दे दे के उसने एक सारा नेटवर्क बना के, अब ये सारे लोग आप इधर से अंदाजा लगाएं कि आखिरी दिनों में टिकट होल्डर्स को ट्वीट के फॉर्मेट बना के भेजा जाता था आर्मी के खिलाफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये वाला जनाब आपने फॉर्मेट जनाब इसको ट्वीट करना है। ये तो हालात है। अमेरिका के खिलाफ हकीकी आजादी की जंग का कंसेप्ट दिया गया, उसको लाया गया फौज से हकीकी आजादी तक। ये जो पूरी की पूरी एक साजिश और पूरी की पूरी एक मुनाफिकत है। हम तो अमेरिका के खिलाफ हकीकी आजादी की जंग में शामिल हुए, हम तो रोते रोते शामिल हुए। मुझे याद है खान साहब जब मार्च के महीने में भी तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हुई थी, जब आए और 7 मिनिस्टरों के साथ उस्मान बुज़दार साहब मीटिंग हुई, तो पार्टी हेड ने जनाब बताया कि जनाब हमारे खिलाफ ये होने लगा है, तो क्या कहते हैं। तो यकीन जाने आंखों में आंसू थे और हमने कहा जी कि अगर आपको इस तरह अमेरिका आपको उतार रहा है और आदमी ताकतें उतार रही हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं और बिल्कुल डंके की चोट पे खड़े हैं। फिर 25 करोड़ रुपए की ऑफर भी हुई, उसके बाद उसको ठुकराया, मारे खाई, सब कुछ किया, लंबी दास्तान है, सब आप जानते हैं, पब्लिक भी जानती है। लेकिन साथ ही कोई 3 के महीने गुजरे होंगे, 4, उससे पीछे बैकअप कर दिया गया। मीटिंग्स के अंदर कहा जाता था कि जनाब अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करनी, साइफर के हवाले से बात नहीं करनी, अमेरिका के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगाना, अमेरिका को मवर्द इल्जाम नहीं ठहराना। ये ऑन ओथ में कह रहा हूं, मुझे इस पर कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई शाइनेस नहीं है। हमने कहा चलो यार कोई स्ट्रेटजी या पॉलिसी के तहत होगा। फिर उसके बाद आपने एक यहूदी फार्म हायर कर ली, कोई 7-8 महीने और गुजरे, पिछले साल अगस्त नवंबर में आपने लॉबिंग के लिए जनाब एक अमेरिका के अंदर के अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को मोटिवेट किया जाए कि नहीं जनाब हम अमेरिका के दुश्मन नहीं, अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका के ताबेदार हैं, अमेरिका से ताउन करने वाले हैं, अमेरिका से कोऑर्डिनेशन करने वाले हैं, अमेरिका से कॉपरेशन करने वाले हैं, अमेरिका के सामने सबलेम और सबमिट होने वाले हैं। अब ये लॉबिंग हो रही है। फिर उसके बाद आपके सामने है ये 70 कांग्रेस के जो मेंबर है आधे यहूदी हैं उसमें। फिर उसके बाद कांग्रेस वुमेन के साथ ये सारी चीजें। फिर आपका अमेरिकन एम्बेसडर आके मिल रहा है जनाब फवाद चौधरी को, किसके कहने पे मिल रहा है? 3 मुलाकातें हुई हैं, किसके कहने पे हुई हैं, किसका मैसेज आया, किसको गया, कैसे गया, ये सारी चीजें किसके कहने पे ये मुलाकातें हुई हैं? ऑब्वियसली पार्टी हेड की जनाब मर्जी से ही हुई है ना, पार्टी हेड की मर्जी से हुई है। बुनियादी चीज ये है पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश थी जिसमें सोशल मीडिया, जिसमें पाकिस्तान की आवाम के दिमाग में फौज के खिलाफ नफरत, और वो नफरत कैसे पैदा होती थी? सोशल मीडिया से तो हो गया ना। अब आपके सामने मैं एक चीज रखता हूँ, हर रोज खान कहते थे मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा।
ये गजल पढ़ी जाती थी हरासमेंट के लिए, पैनिक के लिए, सोसाइटी के अंदर पैनिक, मीडिया के अंदर पैनिक, सोशल मीडिया के अंदर पैनिक, आवाम के दिल और दिमाग के अंदर सिस्टम से नफरत, रियासत से नफरत, फौज से नफरत, अदारों से नफरत, ये पूरी एक गेम थी। तो फयाज अभी तक वो चल रही है। फयाजुल हसन चौहान साहब सब जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन कर रहे हैं काफी लोग, आपका क्या प्रोग्राम है, आप किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, मेरी मुलाकात एक हफ्ता पहले जहांगीर तरीन साहब से हुई थी और मैं उनसे राब्ते में हूँ, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब से मेरा पार्टी के अंदर जब वो थे उस वक्त भी एक बड़ा अच्छा प्यार मोहब्बत का रिश्ता था, बड़े भाई थे मेरे, हमेशा मुझे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से लुक आफ्टर किया। और जब पार्टी से फारिग हो गए उस वक्त मुझे पार्टी हेड और लीडरशिप की तरफ से प्रॉपर कहा जाता था कि इनके खिलाफ ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात शाहिद है कि मैंने 99.9% इसको अवॉइड किया विदाउट उनके प्रेशर के कि जनाब इनके खिलाफ ये चीज़, इनके खिलाफ ये चीज़ लेकर आओ। लेकिन मैंने कभी मीडिया में जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, तो आप तरीन साहब के साथ ही जा रहे हैं? मेरा राब्ता है, अभी आज एक मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट, उधर जा रहे हैं आप? रात को मीटिंग है, हाँ उसमें मीटिंग में मैं जा रहा हूँ। बाकी अलीम खान साहब के डिनर पे होंगे आप? हाँ इंशाल्लाह। तो इसका मतलब तहरीक इंसाफ ही ज्वाइन कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, बता दें तो अब तो इसमें क्या ये इंशाल्लाह चीजें सारी तय होंगी। असल ऑब्जेक्टिव आदिल भाई पाकिस्तान को तामीर और तरक्की की तरफ लेके जाना, मतलब आपकी तरफ से मैं बिल्कुल ठीक बात आपकी समझ गया। मैं थोड़ा वक्त का मैं फिर निक्की जी हाँ तस्वर कर ली जाए कि आप भी उसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा चले, मुझे ये बताएं शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या रोल होगा? क्या देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े ही डिसेंट आदमी हैं। हाँ, एक उनकी खामी है कि वो धड़ा नहीं करते अपने नीचे लोगों के साथ ज्यादा, लेकिन मेरे कागजों में इंतहाई डिसेंट, और पार्टी के लिए 16 जना तकरीबन कोई 13 साल इन्होंने कुर्बानी दी है, और लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी कानूनी तौर पर खान साहब अगर नाअहल करार दिए जाते हैं पार्टी हेड, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब का राइट है कि वो पार्टी को लीड करें। लेकिन मैं पिछले 3-4 दिन से 2-3 बातें रख रहा हूँ जो मुझे बड़ी हाई लेवल से कुछ चीजें पता चली है अंदर से। पार्टी को कंट्रोल करने के हवाले से मिसेस पार्टी हेड भी जो है वो कुछ प्लान रखती हैं, और पार्टी हेड की बहनें भी कुछ प्लान रखती हैं, और एक वो उनका भांजा है एबनॉर्मल सा, वो जो लड़का है हसान न्याजी, उसका भी कोई दाएं बाएं लोगों को कहते हुए सुना गया है कि यार मुझे लीडर ने कहा था कि मेरे बाद तुमने पार्टी चलानी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे एप्रोप्रिएट और ऑप्टिमल सोल्यूशन है अगर पीटीआई आगे चलती है, और यही इंतखाबी निशान और खुदा न खास्ता 2 मई के वाक़यात की वजह से इनके ऊपर पाबंदी नहीं, अगर पार्टी उनको दे दें तो आप समझते हैं ये ठीक फैसला होगा, वो लीड करें? उन्होंने कहा भी है इंसाफ का परचम मेरे हाथ में, कल इशारा दे के गए वो। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं, अगले हफ्ते आप जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की तहरीक अवामी पार्टी में होंगे, जो तहरीक इंसाफ की एक्सटेंशन है या फॉरवर्ड ब्लॉक है अवामी पार्टी, उसमें होंगे, या फिर अगले हफ्ते शाह महमूद कुरैशी साहब के पास जो परचम है इंसाफ का, आप उनके साथ होंगे? अगले हफ्ते किधर देखें आप? मैंने आपको बताया कि मैं आज जा रहा हूँ, मैं उस जनाब डिनर पे, और फिर उसके बाद सारी चीजें कुछ तय होंगी, कुछ मामला तय होंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मेरी मालूमात ये है कि आप उधर जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा ठीक होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। फयाजुल हसन चौहान साहब नाज़रीन सुन रहे थे, आपने अंदाज़ा लगाया कि जो लोग अब करीब थे ना सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं बल्कि ऐसी बातें बता रहे हैं कि जो बहुत हैरानकुन इंकशाफ भी हैं कि किस तरह से ये सारा मामला ऑपरेट होता था, और एक बड़ी तादाद ज़ाहिर है छोड़ गई है। पार्टी जो है वो एक अब स्ट्रगल कर रही है, क्राइसिस फेस कर रही है, और ये तमाम मामलात इस नहज पे इसलिए पहुँचे हैं कि पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकाले गए, बल्कि कोशिश ये की गई कि ज़िद और अना को आगे रखा जाए। आदिल बात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।